नमस्कार। रेनेसा थिएटर ग्रुप आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज का नाटक मानव कौल द्वारा लिखित त्रासदी, जिसका निर्देशन दिया है कमल मिश्रा ने। नाटक प्रारंभ करने से पहले सभी दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि कृपया आप अपने मोबाइल को स्विच ऑफ अवस्था में रखें, ताकि बाकी दर्शकों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज का नाटक त्रासदी। नीचे नहीं जार के आला देवी ना आप लोगों में से बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि मेरे घर का नाम कोपल था। कोपल गांव में मेरे घर में मुझे आज भी सब कोपल ही बुलाते हैं। कोपल का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? किसी को पता है? असल में मुझे भी नहीं पता था। मुझे याद है एक दिन माँ मुझे स्कूल छोड़ने जा रही थी और मैं उनकी उंगली पकड़े हुए चल रहा था। पहली बार मैंने अपनी माँ से पूछा था कि माँ ये कोपल का क्या मतलब होता है। मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं कि ये क्या नाम है कोपल, इससे अच्छा तो कपिल रख लेता, वो तो देव भी है। मेरी माँ मुझे एक पेड़ के पास लेकर गई और उन्होंने कहा इन पत्तों को छू। मैं छूने गया तो उन्होंने कहा नहीं, बड़े वाले नहीं, ये जो छोटे पत्ते हैं ना, जो अभी अभी आए हैं हल्के पीले से, इन्हें छू। मैंने छुआ। वो माँ ये तो कितने, हाँ ये कोपल हैं, इन्हें कोपल कहते हैं। माँ ने कहा पर ये तो बहुत कमजोर है माँ। मैंने कहा ये कमजोर नहीं है, ये कोमल है जैसा तू है। पता नहीं क्यों मैंने उस वक्त माँ से कहा था कि माँ अगर ये कोमल से दिखने वाले पत्ते मैं हूं तो ये पेड़ आप। मैं इस बात को बहुत पहले भूल चुका था। अब मैं मुंबई में रहता हूँ, यही जॉब करता हूँ। गांव तो न जाने कब का छूट चुका था। कल शाम की बात है, मैं ऑफिस में बैठा हुआ था। महीने का अंत था तो मेरे सिर पर बहुत काम था।
मेरे डेस्क पर फाइलों का ढेर था और मेरा दिमाग कंप्यूटर में घुसा पड़ा था। अभी मेरा फोन बजा। मैंने देखा सोनी जी का फोन है। सोनी जी गांव में हमारे पड़ोसी थे और मैं इस आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। मैंने फोन उठाया। हेलो जी, बोलिए। हेलो सोनी जी, अरे बोलिए ना, आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ बेटा, हाँ सोनी जी, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है, आप बोलिए ना। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बेटा, तेरी माँ कल रात अचानक चल बसी है। तू जितनी जल्दी हो सके आ जा। तू है वहाँ? हेलो गोपाल बेटा, हेलो। हाँ मैं हूँ यहाँ। हाँ तू बस जल्दी से आ जा बेटा। हाँ ओके ओके। मैं वापस काम करने लगा। काम करते करते मुझे लगा सब ठीक तो है। मैंने अपने ऑफिस के दोस्तों को देखे तो सभी मस्ती कर रहे थे। मुझे लगा शायद अभी कुछ घटा ही नहीं था। कोई फोन नहीं आया। तभी काम करते करते मुझे भीतर कुछ खाली खाली सा लगने लगा। मुझे कुछ चाहिए था, कुछ है जो मुझे दिख नहीं रहा था। मैं अपने डेस्क पर चीजें ऊपर नीचे करने लगा, फाइलों में टटोलने लगा, दराज खोल में ढूंढने लगा, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल नहीं रहा था। तभी मेरे दोस्त ने मुझे देखा और पूछा, क्या बे, क्या खोज रहा है? मैंने कंधे उचका दिए। और तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है? उसने पूछा। मैंने देखा मुझे बहुत पसीना आ रहा है। इतना पसीना कैसे आ सकता है? मैं अपने दोस्त के पास गया और मैंने उससे कहा, देख मुझे कहीं बुखार तो नहीं? उसने मेरा माथा देखा, मेरे गले पर हाथ लगाया। नहीं बुखार तो नहीं। क्या हुआ तुझे? उसने पूछा। पता नहीं क्या हुआ। मैंने उससे कहा, यार मेरी माँ नहीं। मैं सीधे बॉस के केबिन पे गया और उनसे कहा, बॉस मुझे छुट्टी चाहिए अभी। मैंने उन्हें कारण बताया तो उन्होंने कहा, हाँ हाँ 1 हफ्ते की छुट्टी ले लो। क्या तुम ऐसा करो, तुम 13वां खत्म करके ही आना। नहीं। मैंने कहा मैं 1-2 दिन में ही आ जाऊंगा वापस। मैं इतने दिन क्या करूंगा गाँव में? और वैसे भी कुछ हुआ नहीं है, सब ठीक है। उन्होंने मुझे आश्चर्य से देखा और कहा, ठीक है। मैंने कहा, मैंने अगले दिन की फ्लाइट बुक की। सुबह की फ्लाइट बहुत महंगी थी और दोपहर की बहुत सस्ती, लेकिन मुझे जल्दी जाना था तो मैंने सुबह की फ्लाइट बुक की और मैं घर वापस आ गया। मैं बिल्कुल भी सुबह का आदमी नहीं हूँ। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि लोग सुबह सुबह उठते कैसे हैं, क्या करते हैं। मैं आज सुबह 4 बजे से उठा हुआ हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मेरी आंखें जल रही थी, मेरा सिर भारी लग रहा था, मुझे पसीना तो देखो कितना आ रहा है। ऐसा नहीं है, मैंने वापस सोने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैं आंखें बंद करता तो मुझे लगता
ये कुछ छूट जाएगा, कहीं मेरी फ्लाइट ना छूट जाए। इसी डर से मैं तुरंत उठकर बैठ जाता। मैं नहा चुका था, अपना पूरा सामान बांध चुका था, लेकिन सुबह होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं अपने कमरे के चक्कर लगाने लगा। मुझे लगा चलता रहूंगा तो शायद वक्त जल्दी बीत जाए। तभी अपनी बुक शेल्फ पर मेरी निगाह एक किताब पर गई। आज क्या हो रहा है? आज पहली बार इतनी किताबों के बीच मेरी निगाह उसी एक किताब पर गई थी। मैक्सिम गोर्की की मदर, पलागिया निलोफना। मैंने जब ये किताब पहली बार पढ़ी थी बहुत पहले, तो मेरे भीतर एक हृदयाती सी इच्छा जागी थी कि काश मेरी माँ भी पलागिया निलोफना की तरह महान माँ होती। मुझे लगा था उन्होंने मुझे धोखा दिया है, उन्हें महान होना चाहिए था, वो हो सकती थी, फिर क्यों नहीं हुई? मुझे याद है मैंने कितने दिनों तक अपनी मां से ठीक से बात नहीं की। मेरी मां को पता ही नहीं चला कि मैं उनसे क्यों नाराज हूं। वो पूछती क्या हुआ, मैं कहता रहने दो। अरे बेटा क्या हुआ? मैं कहता नाराज हूं बस। मुझे कभी पता ही नहीं चला कि मैं उनसे नाराज क्यों था। अब लगता है मैं कौन सा गोरकी हो गया था। मैंने घड़ी देखी, सुबह के 6 बज चुके थे। मैंने अपना सामान उठाया और एयरपोर्ट के लिए रिक्शा पकड़ लिया। सुबह का वक्त था, सड़कें खाली थी। मैं समय से पहले एयरपोर्ट पहुंच गया था। अपना सामान चेकिंग करने के बाद मैं जैसे ही एयरपोर्ट में घुसा तो मुझे लगा, मुझे पता चल गया मुझे क्या चाहिए। अगर अभी इसी वक्त मुझे गर्म कॉफी मिल जाए तो मेरे आंखों की जलन, सिर का भारीपन सब खत्म हो जाए। मैं भागकर एक कैफे में गया, मैंने एक गर्मा गर्म कॉफी ली और मैं अपनी फ्लाइट के गेट के पास आकर बैठ गया। मैंने घड़ी देखी, अभी भी फ्लाइट के छूटने में बहुत वक्त था। लगता है एयरपोर्ट का एसी काम नहीं कर रहा। मुझे अभी भी पसीना आ रहा था, आंखें अभी भी जल रही थी और सिर अभी भी भारी लग रहा था। और ये कॉफी रॉड बनाई है, हर काली कड़वी चीज कॉफी नहीं होती। मैं बहुत देर से एक औरत को देख रहा था। मैं एयरपोर्ट के बाथरूम के दरवाजे के पास में बहुत देर से खड़ी हुई। मुझे शायद पता नहीं है कि महिलाओं का बाथरूम दूसरी तरफ है। पता नहीं क्या चक्कर है, कोई उन्हें कुछ बता भी नहीं रहा। मैंने अपनी मां से आखिरी बार कब बात की? अभी तो की थी कुछ दिन पहले। मैं फोन निकाल कर देखा, 15 दिन पहले। मैं फोन पर अपनी मां का नाम लिखा हुआ देख रहा।
अभी फोन कर दो उन्हें। क्या दूसरी तरफ से उनकी आवाज आई? अच्छा, दूसरी तरफ से उनकी आवाज कभी नहीं आई। मैंने मैसेज खोला और वहां का आखिरी मैसेज देखने लगा। एक ही बात जो हमेशा पूछती थी, तो क्या लिख रहा है आज? और मैंने जवाब में लिखा था, माँ ऑफिस में हूँ, काम में व्यस्त हूँ, फोन करता हूँ। 3 रूखे वाक्य मैंने जानबूझकर लिखे थे। 2 साल से मैंने अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देखी थी। मैं उनसे नाराज था, बहुत नाराज। वो औरत मुझे बहुत परेशान कर रही है। उन्हें बता दूं कि वो गलत जगह खड़ी है। मैंने अपनी कॉफी रखी, उठकर उनके पास गया उस औरत की मदद करने के लिए। सुनिए आंटी, आपका बाथरूम सुनिए। मुझे उनके पास से एक खुशबू आई। मैं इस खुशबू को पहचानता था। ये खुशबू तो मेरी माँ के पास से आती थी, इनके पास से कैसे आ सकती है? ये तो मेरी माँ की खुशबू थी, ये तो उनके पास से आती थी। असल में मेरी माँ बहुत काम करती थी। वो मैनबोर्ड स्कूल में टीचर थी, उनकी तनख्वाह कुछ 700 रुपए थी। टीचरी खत्म करके जब वो घर आती थी तो कुछ ट्यूशन कर लेती थी, जिससे उन्हें ऊपर का कुछ पैसा मिल जाता था, 150-200 रुपए। उसके बाद जब वो घर का सारा काम निपटा कर मेरे पास आती थी तो देखते ही उनसे चिपक जाता था। तो वो कहती थी, अरे क्या कर रहा है, हट दूर हट। अरे मैं पसीने पसीने हूँ, पहले मुझे नहा तो लेने दे। नहीं माँ, मुझे आपकी ये खुशबू बहुत पसंद है। मैं कहता, खुशबू? वो आश्चर्य से पूछती, हाँ माँ, हाँ बताओ ना, ये क्या खुशबू है? बेटा दूर हट हट। बेटा ये थकान है, मैं थक जाती हूँ। जब मैं मुंह बना लेता तो माँ मुस्कुरा के कहती, अच्छा मुंह मत बना, ये थकान की खुशबू है बस। थकान की खुशबू। मुझे लगता था कि ये थकान की खुशबू सिर्फ मेरी माँ के पास से आती है, परंतु इनके पास से भी आ रही है। रात में जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं माँ के बिस्तर में घुस जाता था, उनके आंचल पकड़कर कुछ गहरी सांसें लेता। और मुझे इतनी अच्छी नींद आती थी। मेरी माँ जितना ज्यादा थकती थी मैं उतना गहरा सोता था। मैं एक बार और वो थकान वाली खुशबू सूंघ लेना चाहता था। मैं धीरे से उनके पास गया और जैसे ही आंखें बंद करके मैंने एक तेज खुशबू भीतर खींची तो वो पलट गई। अरे अरे माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? अरे हाँ मैं गूगल। माँ, अरे माँ मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मैं हाँ नाराज, पर अभी माँ मैं खुद आपको फोन करने वाला था। कहाँ जा रही हो? आपको बाथरूम जाना है ना, तो वो उस तरफ आप फिर गलत जा रही हो। माँ अब चलो चलो मेरे साथ चलो। अरे चिल्ला क्यों रही हो? चिल्ला क्यों रही हो? जिद्दी गई कि चलो अब अरे आपको बाथरूम जाना है ना, दीजिए बैग मुझे, दीजिए मैं हूँ यहाँ पर। तभी मैंने देखा
हमारे आसपास कुछ लोग जमा हो गए। उसी वक्त एक आवाज आई, ओए क्या बात कर रहा मेरी माँ से? ए भाई सुन। अरे बेटा नहीं था, बेटा तो वो था। उस औरत का बैग मेरे हाथ में था। मैंने वो बैग में तुरंत वापस दिया और मैंने भीड़ से कहा सॉरी सॉरी, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है असल में आज मेरी माँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोग मुझे धक्का देने लगे, कुछ थप्पड़ भी पड़े और मैं गिर पड़ा। और उसके बाद वही हुआ जो भीड़ एक आदमी के साथ करती है। कुछ देर बाद मैं लड़खड़ाते संभलते वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। पर मार खा के मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में मेरी आंखें अभी भी जल रही थी, मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना था, लेकिन मेरे सिर का जो भारीपन था वो मार खाने की वजह से बिल्कुल खत्म हो चुका था। वाह वाह, पीने के अपने फायदे हैं। अभी हमारे फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई और मैं तुरंत जाकर लाइन में लग गया। तो क्या लिख रहा है आजकल? मां हमेशा पूछती थी। असल में मेरी मां शिद्दत से लेकर खो जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता को यह बात मंजूर नहीं थी। मेरी मां लिखना चाहती थी तो मेरे पिता को घर में कहीं भी पेन दिखता तो उसको तोड़ देता। ये अपने पिता की याद बहुत कम है। मैं बहुत छोटा था जब वो चल बसे थे, लेकिन माँ जब भी उनके बारे में बात करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे पिता एक असल में सैनिक हैं जिनका काम मेरी माँ पर पहरा देना है। मेरे पिताजी जब तक जीवित थे उन्होंने मेरी माँ पर एक कड़क पहरा दिया था, लाइक अ ट्रू सोल्जर। मेरी माँ बहुत सुंदर थी। तांबई रंग, दुबला पतला लंबा कद, घने बाल। इसलिए मेरे पिताजी जब भी काम पर जाते थे तो बाहर से घर के दरवाजे पर ताला लगा कर जाते थे। मैं अपने बाप से बहुत चिढ़ता था। क्रूर आदमी साला। वही आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है? मेरी माँ बताती कि उसी क्रूरता के बीच में कहीं मैं पैदा हुआ था और माँ ने सालों बाद कोमलता को छुआ था, इसलिए उन्होंने मेरा नाम कोपल रखा। कोपल। अब ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा, कोपल। फिर जब पिताजी नहीं रहे तो मुझे लगा कि माँ अब खूब लिखेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने माँ से पूछा, माँ आप क्या ये कोड़े पन्नों के सामने पेन से खेलती रहती हो? आपको लिखती क्यों नहीं हो? लिखो, आपको जो लिखना है, आपको पूरी आज़ादी है। माँ कहती इतना आसान है क्या? मेरे भीतर बहुत सालों का गुस्सा भरा है बेटा। गुस्सा आदमी को कठोर बना देता है। मैं गुस्सा नहीं लिखना चाहती, मैं कुछ अच्छा लिखना चाहती हूँ। मेरी माँ एक शब्द भी नहीं लिख पाई।
इतना गुस्सा भरा था उनके भीतर। हाँ, लेकिन वो बहुत पढ़ती थी, बाप रे बाप, वो हमेशा किताबों से घिरी रहती थी। और एक मैं था उनका गधा बच्चा, जिसको पूरी आज़ादी थी, लेकिन न तो मुझे लिखना अच्छा लगता था और नहीं पढ़ना। मेरी तो समझ में नहीं आता था कि भाई लोग इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ते कैसे हैं। मैं तो किताबों का इस्तेमाल करता था सो जाने के लिए। मुझे लगता था ये किताबें नहीं है, ये नींद की गोलियां हैं, मुंह में डालो तो क्या गजब की नींद आती थी। हाँ, वो टप से सो जाती। लेकिन मेरी माँ जिद्दी थी, वो हर रात एक किताब मेरे सिरहाने रख दिया करती थी और कहती न न न ऐसे नहीं, हमेशा पढ़कर ही सोना। मैं कहता ठीक है माँ, पढ़कर ही सोऊंगा। अब मैं किताब खोलता, पहला पन्ना तो क्या है, मैं जरजराते हुए पढ़ जाता, लेकिन दूसरे पन्ने पर जाते ही मुझे ऐसा लगता कि किसी ने मेरी पलकों पर ये बड़े बड़े पत्थर रख दिए। मैं पूरी ताकत लगाता, यार एक शब्द एक वाक्य तो पढ़ लेने दे, पर मजाल है कि आंखें खुली रहे, वो पट से बंद हो जाती और मैं कराटे लेने लग जाता। सुबह सुबह माँ आ जाती तो सुना वो कहानी जो रात में पढ़ी थी। मैं कहता ठीक है माँ। अब पहला पन्ना तो क्या है, मैं जरजराते हुए सुना दूँ, लेकिन दूसरे पन्ने पर जाते ही मैं झूठ शुरू कर देता और मैं देखता कि माँ मेरे झूठ को सुनकर खुश हो जाती। अरे ये क्या बात है, माँ को मेरे झूठ में ही मजा आ रहा है। जब माँ को मेरे झूठ में ही मजा आ रहा है तो फिर पढ़ना ही क्यों। मैंने तुरंत पढ़ना कर दिया। अब मैं आराम से बढ़िया चादर तान कर सोता, सुबह एक अंगड़ाई लेकर उठता और माँ को एक छोटी कहानी जाकर सुना देता। और मैं देखता कि मेरी माँ छोटी कहानी पढ़ती और हंस हंस के लोटपोट हो जाती। मेरी माँ क्या हंसती थी। नहीं, वो हंसती नहीं थी, वो अरे कुछ लोग होते हैं ना जो हंसते नहीं है, वो अरे वो हाँ वो खिलखिलाती थी। मेरी माँ खिलखिलाती थी। फिर एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, गोपाल, भारी आवाज, क्या माँ, इधर आ इधर आ इधर आ। मेरी माँ जब भी मुझे ऐसे बुलाती थी तो मैं समझ जाता था कि मुझसे जरूर कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है। क्या हुआ माँ? सुन, तू मुझे वो कहानियां सुनाता है ना, हाँ तू उन्हें लिख दिया कर। अरे माँ, बड़ी मुश्किल से तो मैं रात में जाग जाकर वो कहानियां पढ़ता हूँ, फिर उन्हें लिखना क्यों? तो वो तो पहले से ही किताबों में लिखी हुई है ना, तो फिर उन्हें क्यों लिखना? चाहे झूठे, मुझे पता नहीं है क्या, किताबों की कहानियां अलग है और तू जो सुनाता है वो अलग। सुनना, मैं तुम्हें पढ़ना चाहती हूँ, तो लिख दिया करना। बड़ी तेज औरत है ये, चालाक। इन्हें शुरू से ही पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन बताया नहीं इन्होंने, मेरे मजे ले रही थी। माँ आप कितनी चोटी, क्या सॉरी माँ, अब आपको तो पता चल गया ये सब झूठ है, तो फिर झूठ तो क्यों लिखना? बेटा झूठ नहीं है माँ, झूठ है। नहीं बेटा, ये झूठ नहीं है, ये तेरी कल्पना है, और ऐसे ही तो सब लिखते हैं। क्या मतलब? मतलब ये किताबों में जो जो लिखा है सब झूठ है? हाँ, झूठ कल्पना एक ही बात है। मेरे दिमाग में हो गया विस्फोट। आप समझ रहे हैं? आपको अगर अचानक पता चले कि दुनिया में जितनी भी किताबें हैं सब में झूठ झूठ लिखा हुआ है, तो भाई साहब सब लोग क्या झूठ पेल रहे हैं? अगर सभी लोग झूठ पेल रहे हैं तो मैं तो गजब का झूठ बोलता हूँ, मैं तो पैदाइशी झूठा आदमी हूँ। फिर क्या था, मैं आराम से सोता, सुबह जाके माँ को झूठी कहानी लिख कर देता और मैं देखता कि माँ मेरा झूठ पढ़ती और खुश हो जाती। कितनी सही सेटिंग हो गई थी, लिखने का लिखना, नींद की नींद और किताबों से छुटकारा। लेकिन मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब माँ के इस पैटर्न में फंस गया। सोचिए, भूत जैसा गधा बच्चा झूठ मूठ के चक्कर में लिखने लगा। मैं लिखता ही चला गया अपनी माँ के लिए।
मुझे विंडो सीट मिली थी ट्रेन। मुझे अचानक से विंडो सीट का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं लगता, छोटे सुखद आश्चर्य जैसा। मुझे हवाई जहाज शुरू से ही बहुत पसंद है। अरे मेरा छोटी मेरी माँ तो हवाई जहाज के पीछे पागल थी। हमारे गांव में हमारे घर के ऊपर से जैसे ही कोई हवाई जहाज गुजरता तो मैं और माँ बाहर आ जाती और आश्चर्य से उसे देखते। माँ के मुंह से निकलता, बेटा हवाई जहाज। हम उसे टाटा करते रहते, टाटा 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 टाटा। और जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो जाता हम उसे टाटा करते रहते। गोपाल, माँ कहती, हाँ माँ बेटा हवाई जहाज का दिखना बहुत शुभ होता है, हैं? हाँ ये ले 1 रुपए, जल्दी से जाके पेड़े ले आ। हवाई जहाज के दिखने पर हमारे घर में पेड़े आते थे, पर हम ज्यादा पेड़े खा नहीं पाते थे क्योंकि उस वक्त हमारे घर के ऊपर से हमारे गांव से मुश्किल से महीने 2 महीने में एक आध हवाई जहाज गुजरता। फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे बड़े होते होते हवाई जहाज से गुजरने की तादाद बढ़ने लगी। अब पेड़े बहुत महंगे थे तो हम बताशों पर आ गए। अब कभी कभी तो एक ही दिन में 2 हवाई जहाज गुजर जाते। तो भाई बताशे भी तो पूरे महीने चलाने थे। ऐसा थोड़ी है कि हर हवाई जहाज पे एक बताशा मुंह में डाल दिया, इतने पैसे थोड़ी थे। मैंने आपको बताया था ना, मेरी माँ को 700 रुपए तनख्वाह मिलती थी। 1 तारीख को जब उनको तनख्वाह मिलती थी तो वो सारे के सारे पैसे लाकर भगवान की अलमारी में रख देती थी और मुझसे कहती थी, बेटा गोपाल बहुत हो गया, अभी इस बार इन पैसों को पूरे महीने चलाना चाहे कुछ भी हो जाए। मैं कहता ठीक है माँ, महीने के आखिरी तक ये चलाएंगे। लेकिन क्या चलाएंगे? वो पैसे हर बार की तरह 20 से 25 तारीख के बीच अपना दम तोड़ देते और महीने का आखिरी हफ्ता हम ऐसे गुजारते जैसे हमारे घर के ऊपर से गड़गड़ाता हुआ दुखों भरा दूसरा हवाई जहाज गुजर रहा हो। गड़ 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 दुखी दुख, गड़ 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 दुखी दुख, गड़ 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 दुखी दुख। और फिर आती महीने की 1 तारीख पर हमारी भगवान की अलमारी फिर खुशियों से भर जाती। माँ अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहती थी, बेटा दुख को देखो नहीं तो दुख है ही नहीं, दुख को देखो नहीं तो दुख है ही नहीं। एक दिन मैंने माँ को बुलाया। माँ उन्हीं की तरह गंभीर आवाज में, क्या है? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। एक दूंगी रखकर, अरे नकल कर रहा था, आप इतना क्या नाराज हो रही हो? मुझे आपसे गंभीर सवाल पूछना है। पूछ। अच्छा तो ये सुनो, हम इसे भगवान की अलमारी क्यों कहते हैं? इसमें तो भगवान है नहीं, खाली पड़ी अलमारी। क्योंकि ये भगवान तेरे बाप के साथ चले गए हैं, बस ऐसे उठे और चले गए। हाँ मैं तो नास्तिक हूँ। क्या? ठीक, आप नास्तिक हो? हाँ। अरे माएँ कहाँ नास्तिक होती है? कौन सी माँ नास्तिक है? अरे क्या हो रहा है मेरे घर में? नहीं माँ, हाँ मैं नास्तिक हूँ, पर मैं नहीं हूँ। मैं सीधा ऊपर देखता, भगवान से कहता मैं नहीं हूँ, बस यही है। और आप इनकी बात पे मत आना, अपनी सेटिंग सही चल रही है, बस आप देते रहो मुझे चीजें। तभी माँ कहती कि तू भी नास्तिक है? अरे माँ क्या कह रही हो, पाप लगेगा। मैं नहीं हूँ बेटा, हम सब नास्तिक हैं। हाँ थोड़े से आस्तिक हैं। कैसे? अब देख, इस दुनिया में करीब 10 धर्म है ना? हाँ उसमें 9 तो तू मानता नहीं है, बस एक ही मानता है ना? हाँ अरे तो 9 धर्मों के लिए तो हम सब नास्तिक हुए ना। मैं तो बस एक और नहीं मानती हूँ। कर लो इनसे बात, देखा कैसे घुमाती है बातों को। पर मेरा नाम भी पोपल था, मैं भी हार मानने वाला नहीं था। मैंने माँ से कहा, अच्छा माँ वहाँ आप ये कहना चाहती हो कि मैं भी भगवान को नहीं मानूं? अरे तू तो मानेगा ही। ओ रुको रुको रुको, मैं क्यों मानूंगा? तुम जो पुरुष हो? ठीक माँ, मैं आपका बेटा हूँ, मैं कोई पुरुष नहीं हूँ। कहते
मेरे बेटे होने के साथ साथ तू पुरुष भी तो है, हैं? और हर धर्म में मुख्य भूमिका तो पुरुषों की है, तो वो तो मानेंगे। मेरी तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये औरतें क्यों मानती हैं धर्म को। इनका तो हर धर्म में सपोर्टिंग रोल है। अब मैं नहीं कर सकती सपोर्टिंग रोल, मेरे जीवन में कोई सपोर्टिंग रोल नहीं है। मेरे जीवन में मेरी भूमिका मुख्य है। पता नहीं ये बातें मुझे माँ की बहुत बुरी लग रही। मैंने पूछा, और मैं क्या हूं आपके जीवन में? अहम किरदार हो, अहम, मैं मुख्य नहीं हूं। मैं आपका इकलौता बेटा आपके जीवन में मुख्य नहीं है ना। मुख्य तो कोई नहीं है मेरे जीवन में। मैं मुख्य हूं जैसे तुम्हारे जीवन में तुम। माँ ये बातें इतनी सहजता से कह रही थी, लेकिन मेरी आंखों के कोने कोने में आंसू जमा हो गए। मैंने अपने आप से कहा, नहीं गोपाल नहीं, रोना नहीं है। बड़े नास्तिक के सामने तो कभी नहीं रोना है। हाँ, मैं आपके सामने तो आंसू की एक बूंद भी नहीं गिराऊंगा कभी। मैं सीधे अपने पक्के दोस्त सुधीर के यहाँ चला गया। सुधीर मेरा एकदम पक्का दोस्त था, बचपन से बहुत अच्छा लगा है। सुधीर नीचे आ। सुधीर जैसे ही नीचे आया, मैंने उससे कहा, सुधीर मुझे तुझसे बहुत जरूरी बातें करनी है, चल हनुमान मंदिर के चबूतरे पर जाते हैं। हम दोनों हनुमान मंदिर के चबूतरे पर आकर बैठ गए। मैंने सुधीर को सब कुछ बताया। आपको वहां होना चाहिए था तो आप देखते कि आप गुस्सा हुआ था सुधीर। उसकी आंखें लाल और चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने कहा, क्या बात है यार सुधीर, बहुत सही गुस्सा होता है यार तो। हाँ यार गोपाल भाई, तेरे घर में तो यार बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है यार। तभी मेरी इच्छा हुई बजरंगबली से जाकर मां की शिकायत कर दूं। फिर मुझे लगा, एक नास्तिक का बजरंगबली क्या उखाड़ लेगा। तभी सुधीर बोला, यार गोपाल, एक मां जो होती है ना, वो तो अपने बच्चे पर पूरा का पूरा जीवन न्यौछावर कर देती है। वो चूं भी नहीं करती, चूं तक नहीं करती मां भाई। और बता, एक तेरी मां है, कैसी निकली यार, ये तो सही नहीं है। हाँ यार, कैसी निकल गई मां यार। और भाई नास्तिक, कुछ भी चल रहा है तेरे घर में, नास्तिक पास्तिक, ठीक। मां कहां नास्तिक होती है यार। छी 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 छी। मैंने भी उसकी छी में अपनी छी मिला दी। तभी मैंने देखा सुधीर खड़ा हो गया और उठकर गुस्से में इधर तो चक्कर लगाने लगा। मैंने सोचा, क्या बात है यार, दोस्त हो तो ऐसा। मतलब सुधीर मेरी बात पर मेरे से भी ज्यादा गुस्सा था। मैंने कहा, सुधीर भाई, लव यू यार। गोपाल, तेरे से एक बात कहनी है। हाँ बोलना भाई। यार देख, अब तूने ही अपनी माँ की बात छेड़ी है, इसीलिए कह रहा हूँ, कहीं तुझे बुरा न लगे। अरे मेरी माँ नास्तिक है, इससे बुरा क्या हो सकता है? तू बोल भाई, बोल। यार गोपाल, ये जो गांव वाले हैं ना, तेरी माँ के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं यार। क्या मतलब? कहते हैं तेरे घर में यार कोई भी आ जा रहा होता है। अरे कौन आता है यार? गुप्ता जी आते हैं, अवस्थी जी आते हैं, सोनी जी आते हैं, जानता तो है तू सबको। हाँ यार, पर वो सब तो अकेले आते हैं ना, अपनी लुगाइयों के साथ थोड़ी आते हैं। लुगाई मतलब बीवियों के साथ थोड़ी आते हैं यार। तो रात में 11 बजे 12 बजे तक तेरे घर से हंसी छट्टे की आवाजें आ रही होती है यार। अरे पगले, पर वो आवाजें इसलिए आती है कि हमारे घर के खिड़की दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, इसलिए आवाजें बाहर चली जाती है। और तू तो कह रहा था कि तू रात में जल्दी सो जाता है। हाँ, तो तुझे कैसे पता हमारे घर के खिड़की दरवाजे कब खुले रहते हैं, कब बंद रहते हैं? क्या मतलब है सुधीर कुत्ते? क्या कहना चाह रहा तू? वाह यार, अभी लव यू, अभी सीधा कुत्ते पर आ गया।
यार मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो गांव वाले कह रहे हैं कि तेरी माँ बहुत गुलछर्रे उड़ाती है। छर्रे? हनुमान मंदिर के उस चबूतरे पर ये शब्द मैंने पहली बार सुना था, गुलछर्रे। आज भी जब गुलछर्रे शब्द सुनता हूं तो मेरी मां का चेहरा मेरी आंखों के सामने पहुंच जाता है। गुलछर्रे, ये शब्द सच में कितना क्रूर है। मैं उस दिन हनुमान मंदिर पर बैठ नहीं पाया था। मैंने सीधे अपने घर की तरफ दौड़ लगाई, अपनी मां के पास पहुंचा और मैंने कहा, आपको पता है हमारे लिए वो शब्द लिखे ही नहीं गए थे, वो वाक्य बने ही नहीं थे जिससे इस बारे में अपनी मां से बात की जा सके। तो कुछ नहीं कह पाया। मैं बस उनके अगल बगल मंडराता रहा था। इसमें हफ्तों महीनों गुजर गए थे। मेरा गुस्सा बढ़ते जा रहा था। एक दिन तो मुझे लगा गुस्से मेरा सिर फट जाएगा, और जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं घर पहुंचा और मैंने मां से कहा, मां बाहर आओ, अभी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, बाहर आओ। मैं चीखने लगा था। मां आई बाहर। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? हाँ मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैं लड़खड़ाने लगा था, लेकिन मुझे वहां से बात करनी थी। मां आप मां आप इतनी सुंदर क्यों हो? क्यों आप इतने सुंदर? अब बाकी माओ जैसी मां क्यों नहीं हो, जैसी बाकी माएं हैं गांव में? आपने सुधीर की मां को देखा है? बंटी की, सलीम की, पिंकी की मां को देखा आपने कैसी दिखती हैं? तो खुद को देखो कैसी दिखती हो, सुंदर कहेगी। मां धीरे से मेरे पास आई। उन्होंने मेरे माथे पर हाथ फेरा। क्या हुआ? देखो, जब तू बता मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता क्या करना क्या नहीं करना है। और आप ये स्लीवलेस वाला ब्लाउज क्यों पहनती हो? जानबूझ करना क्या आपके पूरे कंधे दिखे? मैं जानता नहीं हूं क्या? मुझे पता है जब स्कूल जाती हो ना तो साड़ी ऐसे पहनती हो कि आपका पूरा पेट दिखता रहे। मुझे सब पता है। और आपको क्या लगता है मैं रात में सो जाता हूं? नहीं मां, मैं सब सुन रहा होता हूं, सब दिख रहा होता मुझे। आप जो गोपाल! मां छींक पड़ी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। मां की आंखों में डर था। मुझे लगा उन्होंने कोई भूत देख लिया। मैंने पूछा, मां क्या हुआ? मां सुन रहा है खुद को? तो कितना अपने बाप जैसे सुनाई देने लगा है। एक ही आदमी तो था जिससे मैं चिढ़ता था, मेरा बाप। उसके जैसा नहीं होना चाहता था। फिर इस विषय पर मैंने मां से कभी भी कोई बात नहीं की। मां को पता था कि मैं उनसे इस बात पर बहुत नाराज हूं, और उनके जीवन में रत्ती भर भी फर्क नहीं आया। घर में वैसे ही हंसी ठट्टे का माहौल बना रहा, लोगों का आना जाना लगा रहा। मैंने सोचा, वाह क्या बात है मां, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक दिन मैंने देखा मां पूरी बांह का ब्लाउज पहने स्कूल जा रही है। मैं तुरंत घर भागा
उनके सारे स्लीवलेस ब्लाउज उठाए और घर से दूर जाकर एक कूड़ेदान में फेंक दिए। तब पता चलेगा माँ को पोपल से पंगा लेने का मतलब। शाम को माँ घर आई, उन्हें एक भी स्लीवलेस ब्लाउज नहीं दिखा। अब बोलो। लेकिन माँ ने मुझसे कुछ नहीं कहा, जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं हूं। ये क्या? एक दिन मैंने देखा माँ एक नया स्लीवलेस ब्लाउज बन के स्कूल जा रही है। वाह, कंपटीशन। मौका मिलते ही मैंने उस स्लीवलेस ब्लाउज को भी कूड़ेदान में फेंक दिया। ब्लाउज कहाँ गायब हो रहे हैं ये ना कभी माँ पूछती, और नए ब्लाउज के दिखने पर मैं भी चुप रहता। अजीब सा मूक युद्ध शुरू हो चुका था मेरे और माँ के बीच। कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, न वो और नहीं मैं। जब तक मैं गांव में रहा ये युद्ध कभी समाप्त नहीं हुआ। लड़ाई और हिंसा आदमी को बहुत जल्दी बड़ा कर देती है, माँ कहती थी। मैं लड़ते लड़ते कब बड़ा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरी छतरी छतरी दाढ़ी मुंह चुगाई थी। उसी वक्त एक अच्छी खबर आई, मेरा जॉब लग गया मुंबई में। पूरे गांव में खबर फैल गई कि गोपाल है ना, उसका जॉब लग गया मुंबई में। घर में पेड़े आए, बहुत सारे पेड़े आए। तो मैंने कुछ ज्यादा खा लिया तो मेरा पेट खराब हो गया। वो क्या है ना, अच्छी चीज ज्यादा मिल जाए तो पचती नहीं है। तभी मुझे लगा कि ये अच्छा मौका है माँ को अपनी बात में फंसाने का। इससे माँ नहीं बच सकती। मैं माँ के पास गया और मैंने कहा, माँ क्या रखा है गांव में? नहीं, यहाँ फालतू की लोग फालतू की बातें करते हैं। अब बम्बई गजब शहर है, वहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। माँ अब जब मुंबई में रहेंगे, आपको वहाँ जैसे रहना रहो, जो करना वो करो, आपको पूरी खुली छूट है। माँ कहती, बेटा तू बम्बई जा, तेरे को वहाँ जैसे रहना है रह, जो करना है कर, खुली छूट है तेरे को। अरे मैं तो यहाँ वैसे ही हूँ जैसे मुझे यहाँ रहना है। पर माँ लोग क्या कहेंगे कि जैसे मुझे नौकरी मिली शहर में मैं अपनी माँ को छोड़ के चला गया। अरे तो उनसे कहना तेरी माँ विकलांग नहीं है, उसके हाथ पैर सही चलते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। माँ मेरी बातों में नहीं फंसी। जिद्दी औरत है, क्या बताऊं। ठीक है, आपको जैसे रहना रहो, आपको जो करना करो, लेकिन आप ये इस स्लीवलेस ब्लाउज तो मत पहना करो माँ, प्लीज। माँ ने मुस्कुरा कर मुझे देखा। मुझे लगा कि माँ को शायद पता चल गया है कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता था। तो धीरे से मेरे पास आई और उन्होंने कहा, बेटा तेरे बाप के बाद मुझे लगा था कि मैं अब आजाद हूं, लेकिन मैं भूल ही गई थी कि अभी तू भी तो है। ठीक है, चल छोड़ दिया तेरे लिए, अब से मैं कभी नहीं पहनूंगी स्लीवलेस ब्लाउज। खुश है? थोड़ी देर माँ को देखता रहा और मैंने हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन तुझे भी मेरी एक बात माननी पड़ेगी। बोलो माँ। तुझे अपना कहानी संग्रह पूरा करना पड़ेगा। चोरी चोरी मेरी कहानियां पढ़ रही थी, आपको कैसे पता चला कि मैं लिख रहा हूं? अरे तेरी माँ हूं, इतनी चोरी का तो है क्या मुझे? तू मेरी कसम खा कि तू अपनी कहानी संग्रह पूरा करेगा। खा कसम। मुझे अच्छी तरह याद है, दोपहर का वक्त था। तो माँ आंगन में खड़ी थी, उनके पीछे एक हरा घना पेड़ था। तब मैंने माँ के सिर पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि माँ
मुझे आपकी कसम है, मैं अपना कहानी संग्रह जरूर पूरा करूँगा। उसके बाद मैं मुंबई आ गया, काम में व्यस्त हो गया। नया जॉब था तो बहुत काम करना पड़ता था। उसी वक्त से माँ की तबीयत खराब रहने लगी थी, उन्हें खांसी के दौरे पड़ते थे। लेकिन हर बार उनका जब फोन आता था तो वो एक ही बात पूछती थी, बेटा क्या लिख रहा है आजकल। मैंने माँ को नहीं बताया था कि मैंने इतनी व्यस्तता के बावजूद अपना कहानी संग्रह पूरा कर लिया था। मैंने उसका नाम रखा था त्रासदी। मैंने सोचा था, उसके पहले पृष्ठ पर मैंने लिखा था माँ आपके लिए। और मैंने सोचा था कि जब ये कहानी संग्रह प्रकाशित होगा तो मैं इसकी एक प्रति लेकर सीधा गांव जाऊंगा और माँ के गोद में रख दूंगा और कहूंगा, देखो अरे ऐसे नहीं, पहले पहला पन्ना खोलो, देखो क्या लिखा है आपके लिए, सरप्राइज। हमारा प्लेन समय पर उतरा था। मेरा गांव एयरपोर्ट से करीब 70 किलोमीटर दूर था। मुझे अभी भी पसीना आ रहा था, आंखें अभी भी जल रही थी, लेकिन मार का असर इतना कमाल था कि मेरा सिर दर्द अभी भी हल्का बना हुआ था। मैंने टैक्सी पकड़ी और गांव की तरफ चल दी। मैं आखिरी बार 2 साल पहले अपने गांव आया था। वो मेरी माँ से आखिरी मुलाकात थी। 2 साल पहले इतना असहनीय दिन था वो। मुझे अभी भी याद है कि मैं ऑफिस में था जब सुधीर का फोन आया था। मेरे फोन उठाते ही उसने कहा, यार पोपल, यार तूने कैसे इजाजत दे दी? क्या इजाजत दे दी मैंने? अरे भाई सोनी जी कैसे रह सकते हैं तेरी माँ के साथ? क्या कौन रहने लगा? वो भाई तेरे को नहीं मालूम? नहीं? अरे भाई साहब, सोनी जी तेरी माँ के साथ रहने लगे हैं तेरे ही घर में। गांव में लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, कोई तो कह रहा है कि तेरी माँ तो असल में। सुधीर लगातार बोले जा रहा था, उसे मुझे सब कुछ बताना था, लेकिन मेरे कान में सिर्फ एक वाक्य सुनाई दे रहा था कि मेरी माँ अब खुल्लम खुल्ला गुलछर्रे उड़ाने लगी है। मैं उनके लिए मुख्य नहीं हूं, लेकिन अहम तो हूं। उन्हें पता है मैं यहाँ मुंबई में अकेले रहता हूँ, मेरे तक खबर पहुंचेगी तो कैसा लगेगा मुझे। उन्हें किसी की चिंता नहीं है, उन्हें बस मजा करना है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं सीधा अपने गांव पहुंचा और जैसे ही मैंने अपने घर का दरवाजा बजाया तो मैंने देखा कि मेरे घर का दरवाजा सोनी जी ने खोला। मेरी इच्छा तो हुई उनसे कहने की कि क्या करा तू मेरे घर में, निकल जाता है। लेकिन मैंने देखा वो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे, मानो मुझे चिढ़ा रहे। अरे पोपल, तुमने बताया भी नहीं तुम आ रहे हो, आ जाओ आ जाओ। अरे सुनिए, देखिए कौन आया है, आपका लाडला लेखक पोपल। जाओ अंदर जाओ, माँ अंदर है। मैं इस आदमी की आवाज भी नहीं सुनना चाहता। सीधे माँ के कमरे में गया। जैसे ही मैं माँ के कमरे में घुसा तो मुझे क्या दिखा? मेरी माँ के कमरे में खूंटी पर सोनी जी के कपड़े टंगे हुए। मेरी माँ के कमरे में। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और माँ के पैर छू लिए। जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा माँ बहुत दुबली हो गई थी। उनका शरीर जर्जर हो गया था। मैं उनके बगल में बैठा। माँ क्या हुआ माँ? रहने दीजिए, उठने की जरूरत नहीं है। माँ क्या हो गया? तभी सोनी जी की आवाज आई। वो दरवाजे के पास खड़े थे।
क्या डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, पर कहाँ मानती है ये। मैंने कहा कोपल को बता देते हैं, तो कहने लगी नहीं नहीं, वो वहाँ अकेले रहता है, बेकार में परेशान होगा। मैंने कहा जाओ उसके साथ कुछ दिन रहो, हवा पानी बदलेगा तो अच्छा ही होगा, लेकिन नहीं, सुनती ही नहीं है। भैया बहुत परेशान हो गया हूँ मैं। तुम्हारे लिए चाय बना दूँ? अरे तुमने तो कुछ खाया भी नहीं होगा, जल्दी से कुछ बना देता हूँ, बताओ क्या खाओगे। ये आदमी चुप ही नहीं होगा। समझ में नहीं आ रहा है, इसके कपड़े मेरी माँ के कमरे में टंगे हुए हैं, ये आदमी हमारे किचन में खाना बना रहा है, और ये कौन होता है मुझे बताने वाला कि मेरी माँ कैसी है कैसी नहीं है। मैंने गुस्से में कहा आप रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए यहाँ से। अभी माँ ने मेरे गालों को पकड़ा और कहा नहीं बेटा नहीं, गुस्सा नहीं करते, कोपल है ना। अच्छा छोड़ ये सब बातें, छोड़, ये बता क्या लिख रहा है आजकल। माँ मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, और मैं कुछ लिखना भी नहीं चाहता था, आप लिखना चाहती थी, मैं नहीं। तभी सोनी जी की आवाज आई, मुझे बाजार में कुछ काम है, मैं आता हूँ, तुम माँ बैठ कर आराम से बातें करो, जाओ मरो। तभी माँ ने उन्हें रोक दिया, सोनी जी वापस आइए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहिए। बेटा तुम बाहर के कमरे में बैठो, मैं आती हूँ। सोनी जी को देखा, अपनी माँ को देखा, क्या मैं बाहर जाऊं? हाँ तुम बाहर बैठो, मैं आती हूँ। सोनी जी जरा मुझे उठाइए, हाथ दीजिए आराम से। मैं बाहर के कमरे में आकर बैठ गया था, हमारे यहाँ मेहमान आकर बैठते थे। फिर मैंने देखा घर बहुत साफ दिख रहा, नई चादरें, नए पर्दे। तभी मेरी निगाह भगवान की अलमारी पर गई। वहां भगवान की अलमारी में भगवान थे, तो बाहर अगरबत्ती जल रही थी। वाह माँ सही है। तभी माँ हाथ मुंह धोकर बाहर आई, वो मेरे सामने आकर बैठ गई। वो इस बीमारी में भी कितनी सुंदर दिखाई दे रही थी। सोनी जी उनके पीछे खड़े थे। वो अचानक आ गया, बता देता तो कुछ बनवा देती तेरे लिए। सोनी जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। माँ मैं आपको लेने आया हूँ, अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा। आपको मेरे साथ आज मुंबई जाना होगा, चलो का सामान बांधो, उठो उठो। माँ मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगा, मैंने कह दिया है। अरे बाबा सोनी जी देखो कितना प्यार करता है मुझसे, माँ को कुछ भी हो जाए तो तड़प उठता है। वैसे गांव वाले कहेंगे कि ऐसे मुंबई तो बड़ा व्यस्त रहता है, लेकिन माँ पर बात आई तो भैया सब कुछ छोड़ छाड़ कर चला आता है, ना प्यार करता है मुझसे। माँ मैं आपकी बातों में नहीं आने वाला, आपको मेरे साथ आज ही मुंबई जाना होगा, बस मुझे नहीं पता है। जबरदस्ती ले जाएगा? हाँ मेरी रजामंदी नहीं लेगा? नहीं, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता? कि मैं खुश रहूं? नहीं, तो क्या बर्दाश्त नहीं कर सकता? यही कि आप ये तभी मां को खांसी का दौरा पड़ता है। जाने वाला था, लेकिन सोनी जी ने मां को संभाला। वो उनकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। मैं उठने वाला था, मैं जाना चाहता था, लेकिन मेरे लिए वहां कोई जगह ही नहीं। कुछ देर बाद मां की आवाज आई, कोपल। हाँ मां। बेटा
मैंने सारी जिंदगी बहुत सी दुकानें खोल रखी थी। दुकानें? हाँ, अच्छी बेटी की, अच्छी माँ की, अच्छी बीवी की, अच्छी औरत की, अच्छी टीचर की, न जाने कितनी दुकानें खोल रखी थी मैंने। मैं लोगों को वही बेच रही थी जो लोग खरीदना चाहते थे। पर तुझे पता है, लोगों की अपेक्षाएं कभी खत्म ही नहीं होती। इस सब में अब मैं कितनी दुकानें खोलूं? इन सब के बीच में मेरे लिए जीने के लिए जरा सी एक टपरी भर की जगह नहीं बची है। और यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ हमने एक औरत के जीने के लिए जरा सी जगह नहीं छोड़ी है। तो बेटा, मैंने अपनी सारी दुकानों के शटर गिरा दिए। मैं अब किसी को कुछ नहीं बेच रही हूं, न लोगों को और न तुझे। तभी हमारे घर के ऊपर से एक हवाई जहाज गुजरा। मैंने मां से कहा, मां, हवाई जहाज। मैंने और मां ने तुरंत ऊपर देखा और एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आवाज कर रहा, लग रहा बहुत नीचे से जा रहा है। तभी सोनी जी भागकर किचन से बताशे ले आए। उन्होंने एक बताशा मां को दिया और एक मेरी तरफ बढ़ाया। नहीं, मैं ऑफ शुगर हूं, मैं नहीं खा सकता इसे, मैं भी डाइटिंग कर रहा हूं ना। हाँ सही है, इसमें तो शक्कर ही शक्कर है, और क्या। सोनी जी ने बताशे को देखते हुए कहा और मेरा वाला बताशा उन्होंने अपने मुंह में रख दिया। अभी माँ ने कहा, बेटा शहर में रहकर बहुत बदल गया है। हाँ ठीक है, अब शहर में तो रंग ढंग अलग ही है। सुन ना, शाम को खाने पर बात करते हैं। मुझे थोड़ी थकान लग रही है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। सोनी जी, जरा मुझे कमरे तक छोड़ दीजिए। और हाँ, आज दाल तड़का बनाना कुपल के लिए, बहुत अच्छी बनाते हैं ये कहकर माँ सोनी जी की मदद से कमरे में चली गई। सोनी जी अच्छी दाल तड़का बनाते हैं। माँ के कमरे में उनके कपड़े टंगे हुए हैं। भगवान की अलमारी में भगवान थे और मेरे सामने सोनी जी और माँ बताशे खा रहे थे। मुझे लगा मेरा सारा कुछ छूट चुका है। तभी सोनी जी वापस आए और उन्होंने कहा, गोपाल बेटा, वो ऐसी है नहीं, बीमारी की वजह से थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। चिड़चिड़ी हो गई है, धार्मिक हो गई है, भगवान मानने लगी है ये? नहीं, अरे वो तो भगवान की अलमारी खाली पड़ी रहती थी, इसलिए मैं सड़क पर पड़े फूलों को लाकर उसमें रख देता था। अरे कुछ तो रहे उसमें। वैसे तो भैया अभी भी एकदम नास्तिक है, अच्छी है। एक ओपन जानता है ना तू क्या, इतनी अच्छी है तेरी माँ। ये उस आदमी की आंखों में प्रेम दिखा। अबे मेरी माँ है वो साले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये मेरे बर्दाश्त के बाहर था। मैं वहां एक पल भी नहीं रुका, मैं सीधे मुंबई आ गया। मैंने माँ से भी कोई बात नहीं की, माँ का भी मुझे कोई मैसेज, कोई फोन नहीं आया। मैंने सोचा ठीक है, जिसको जो करना है करो, जैसे जीना है जिए, मेरी वाला से। कुछ दिन बाद माँ का फोन आया, मैसेज आया, कैसा है बेटा कोपल, मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, पर तू चिंता मत कर, सोनी जी बहुत ख्याल रखते हैं। और बेटा तूने मुझसे झूठ कहा था ना, तूने लिखना तो नहीं छोड़ा है, वो मत छोड़ना बेटा, वो तेरी कल्पना है और कल्पना ही सच है। यथार्थ के चक्कर में मत पड़ना, वो तो झूठ है। और अगर नया कुछ लिखे तो मुझे भी बता देना।
मेरे पास एक लोहे की बाल्टी हुआ करती थी। मैं बाथरूम से वो बाल्टी लाया, कमरे के बीचों बीच रखा, फिर अपना कहानी संग्रह लेकर आया त्रासदी। मैंने उसके टुकड़े टुकड़े किए और बाल्टी में डालकर आग लगा दी मां के लिए। इस बात को 2 साल बीत चुके थे। 2 साल से मैंने अपनी मां की शक्ल भी नहीं देखी थी। पता नहीं अब कैसी दिखती। भैया एसी चला तो बहुत गर्मी लग रही है। एसी चालू ही है, ड्राइवर ने कहा। ओह सॉरी, शायद पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत पसीना आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। टैक्सी गांव के भीतर प्रवेश कर चुकी थी। तो आप क्या गांव में पहली बार आए हैं? टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। नहीं, यहाँ मेरा अपना घर है। अच्छा, तो घर वालों से मिलने आए हैं? हाँ। कौन रहता है आपका यहाँ? मेरी माँ रहती है। मैं रहती थी नहीं बोल पाया। इतनी जल्दी थी कैसे बोल दूं? टैक्सी वाला मुझे कांच में से बार बार देख रहा था। मैंने अपना सिर नीचे कर लिया। जब टैक्सी हमारे घर के पास पहुंची तो मैंने आंखों पर एक कौवा चश्मा लगा लिया था। टैक्सी से उतरते ही मैंने देखा कि सुधीर खड़ा है। उसने मुझे देखते ही गले लगा लिया और पूछा, कैसा है भूपत? हाँ मैं ठीक। जा अंदर जा, माँ अंदर, मैं तेरा सामान लेकर आता हूँ। उसने इतनी सहजता से कहा कि माँ अंदर है। मुझे लगा कि मैं ऐसे ही घर में घुसूंगा, मेरी माँ मुझे मुस्कुराती हुई खड़ी दिख जाएंगी। अगर उन्होंने पूछ लिया कि कहाँ था 2 साल, क्यों नहीं आया मुझसे मिलने, तो क्या जवाब दूंगा? मैं व्यस्त था। कभी पीछे से सुधीर ने आवाज दी, तो जा ना अंदर। हाँ जा रहा हूं। मैं जैसे ही घर में घुसा तो बीच वाले कमरों के बीचों बीच मां की लाश पड़ी हुई थी। उनके बगल में एक थाली रखी हुई थी जिसमें राख थी। अगरबत्ती और धूप की वजह से पूरे कमरे में धुआं फैला हुआ था। सोनी जी मां के पास में बैठे हुए थे। मैं मां के पास गया मगर सोनी जी से थोड़ी दूर बैठा। अभी सोनी जी ने मुझे देखा और वो मेरे पास आ गए। फिर उन्होंने अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया और रोने लगे, बच्चों की तरह सुबह सुबह से। मैंने उन्हें झटका दिया तो वो मुझसे दूर हुए। तो कुछ देर बाद वो कमरे से बाहर चले गए।
देर हो गई, बहुत देर हो गई। हाँ? माँ, थकान वाली खुशबू कहाँ चली गई माँ? थकान वाली खुशबू कहाँ गई माँ? माँ, मैंने माँ के गालों को छुआ तो बहुत ठंडे थे। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा। माँ, मैंने आपसे झूठ कहा था। मैंने अपना कहानी संग्रह पूरा कर दिया। मैंने अपना कहानी संग्रह पूरा कर लिया था माँ। मैंने उसका नाम त्रासदी रखा था। तो उसके पहले पृष्ठ पर ही मैंने लिखा था आपके लिए। माँ, वो गलती से मुझसे जल गया माँ, आपकी कसम। माँ, आप तो ये कसम वसम मानती नहीं हो तो क्या मतलब है इसका? माँ, ओ माँ, ओ माँ उठो ना। माँ, मुझे आपसे बात करनी है, उठो। माँ प्लीज उठो ना माँ, बात करनी है। माँ, तभी मुझे रोने की आवाज सुनाई दी। मैंने देखा सोनी जी दरवाजे के पास टिक कर रो रहे थे। सुधीर अर्धी का सामान ले आया था। उसके साथ 2 लोग और थे। वो शायद उसके दोस्त थे। चलो अच्छा है, अब माँ की शव यात्रा में हम 3 की बजाय 5 लोग होंगे। इस पूरे गांव से सच में मेरी माँ की शव यात्रा में सिर्फ 5 लोग थे। मेरी नास्तिक माँ। जब हम शमशान पहुंचे तो माँ को लकड़ियों पर लिटाया गया। उनके ऊपर कुछ और लकड़ियां रखी गई। मैंने देखा उन लकड़ियों के बीच में एक हरा घना पेड़ लेटा हुआ है। सोनी जी माँ के पिता के पास रुबरू बैठे हुए थे। वो अभी भी रो रहे थे, सुबह सुबह के किसी बच्चे की तरह। वो कितने कोमल दिखाई दे रहे थे, कोमल, कोपल, कोपल। तभी सुधीर एक जलती हुई लकड़ी लेकर आया और मुझसे कहा, चल चल माँ को अग्नि देनी है। इस जलती हुई लकड़ी को पकड़े हुए मैं एक सैनिक लग रहा था। मैं वही हो गया था जिसका मां को डर था।
कठोर, इतना कठोर था मैं। नहीं नहीं, मैं गोपाल नहीं था, मैं नहीं था गोपाल। मेरी मां पलागिया नीलोपना थी, मैं ही गोरकी नहीं हो पाया। हमारी माएँ हैं पलागिया नीलोपना, मगर उनकी कहानी कहीं लिखी नहीं गई है, उन्हें कहीं दर्ज ही नहीं किया गया। अगर उन्होंने खुद लिखने की कोशिश की तो उनके पेन तोड़ दिए गए। ये हमारी माएँ थी जो जाया हो गई। बहुत मनोबल के बाद माँ को अगली सोनी जीने ही दी, उन्हीं का हक बनता था। शमशान से जब हम घर वापस पहुंचे तो सोनी जी ने मुझे एक मोटी सी फाइल दी। ये क्या है सोनी जी? अरे तुझे नहीं पता? अरे वो जो तू लिखता था ना इतना सारा, देख तेरी माँ ने कितना संभाल कर रखा है। इसका हर एक पन्ना मैं उसके मुंह से इतनी बार सुन चुका हूँ, और जब वो सुनाती थी तो बाबा कैसे खिलखिलाया करती थी। मैं सोनी जी को मुस्कुराते हुए देखने लगा। मैंने उनके हाथ से फाइल ली। ये मेरा झूठ था जिसे माँ ने बहुत संभाल कर रखा था। सच में मेरी माँ पलागिया नीलोपना थी। मैं अपने हाथों में अपने झूठ को देख रहा था। इसे मेरी माँ बहुत पसंद करती है। सुबह जब हम माँ की अस्थियां बटोरने पहुंचे तो मैंने देखा रात में सोनी जी माँ को टटोल रहे थे। वो अभी भी रो रहे थे किसी बच्चे की तरह सुबह सुबह के। मैंने अपने जेब से एक पन्ना निकाला। मैंने एक झूठ लिखा था माँ के लिए, वही झूठ जिसे माँ बहुत पसंद करती थी। मैं माँ के पास गया। मैंने रात को छुआ तो देखा वो अभी भी गर्म थी। माँ, मैंने आपके लिए एक नया झूठ लिखा है, सुनाओ। धूप चेहरा जला रही है, परछाई जूता खा रही है, शरीर पानी फेंक रहा है। एक दरख्त पास आ रहा है जिसके आंचल में मैं पला हूँ, जिसकी वात्सल्य की सांस पीकर आज मैं भी हरा हूँ।
आप विश्वास नहीं करेंगे, इस जंगल में मुझे एक पेड़ ने सींचा है। मैं उस पेड़ को माँ